अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायो की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसका फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख चुके हो, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हो। उसके अंदर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसका जो फर्स्ट पार्ट था ऑरल कैविटी, उसके बारे में भी जो है आप काफ़ी डिटेल में सारा पढ़ चुके हैं। आज हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का सेकेंड पार्ट फेरेंक्स और थर्ड पार्ट जो है वो ईसोफेगस, उसके बारे में पढ़ना है। उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन हो रहे होते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले फेरेंक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखें, फेरेंक्स के बारे में क्या कहते हैं आपको कि द फेरेंक्स इज़ अ कैविटी बिहाइंड द माउथ। ये जैसे ही ऑरल कैविटी ख़त्म होती है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसको फेरेंक्स कहते हैं। इट इज़ अ कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ द डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक। आपकी जो नेज़ल कैविटी है वो भी इसी के अंदर ओपन हो रही होती है, और जो आपकी ऑरल कैविटी है वो भी, यानी आपके ये जो फेरेंक्स है वो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में भी इन्वॉल्व होती है और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर भी इन्वॉल्व होती है। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, द बोलस इज पुश टू द बैक ऑफ द माउथ एंड इज स्वेल्ड थ्रू द फेरेंक्स। कि जो खाना, जो बोलस के बारे में आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हो कि जो खाना आपने मुंह में डाला है, उसको चबाया है, उसके अंदर सलाइवा वगैरह मिक्स हो चुका है। जब आप निगलने लगते हो तो आपका माउथ जो है उसको एक गोल सी जो है मैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो बोलस को आप ऑरल कैविटी के पीछे की तरफ धकेलते हो तो वो कहाँ से गुजर के जाएगा, फेरेंक्स से गुजर के जाएगा। फेरेंक्स के 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आपको सही से समझ नहीं आएगी, डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। ये देखें, इसमें क्या कहते हैं, ये आपकी नेजल कैविटी है, ये आपकी ऑरल कैविटी है, ठीक है। ये आपकी पैलेट है, टंग को ऊपर की तरफ टच करेंगे आपको हार्ड सी स्ट्रक्चर जो है वो फील होगी, जिसको क्या कहते हैं, हार्ड पैलेट। और हार्ड पैलेट के बिल्कुल पीछे करके क्या होती है, सॉफ्ट पैलेट होती है। आप जो है मुंह खोलें, मिरर के सामने खड़े हों, आपको ये सॉफ्ट पैलेट जो है ऊपर फ्लैप की फॉर्म में जो है वो लटकी हुई दिखेगी, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि फेरेंक्स क्या है, जो कि नेजल कैविटी के बाद और ऑरल कैविटी के बाद स्टार्ट होती है। इसकी 3 ओपनिंग है, ठीक है। एक कौन सी, जो नेजल कैविटी के बाद आ रही है, जिसको नेजोफेरेंक्स कह रहे हैं। दूसरी कौन सी है, जो ऑरल कैविटी के बाद आ रही है, उसको ओरोफेरेंक्स कह रहे हैं। और तीसरी कौन सी है, जो यहाँ पे एंड हो रही है, जिसके बाद 2 ओपनिंग्स हैं, एक लैरेंक्स वाली यानी सांस की नाली वाली, और दूसरी जो है वो ईसोफेगस वाली यानी खुराक की नाली वाली, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लेरेंजोफेरेंक्स। यानी फेरेंक्स जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, एक नेजोफेरेंक्स, एक ओरोफेरेंक्स और तीसरी कौन सी है, लेरेंजोफेरेंक्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये क्या कहलाती है, फेरेंक्स कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, फेरेंक्स के बाद नेक्स्ट आपको स्वेलविंग का जो प्रोसेस है उसके इवेंट्स बताए हुए हैं कि आप जो खाना निगलते हो तो उसके दौरान आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर कौन कौन सी चेंजेस जो है वो आती हैं। लेकिन उसको समझने से पहले आप ये डायग्राम देख लें। अगर आपको इस डायग्राम की समझ आ जाती है तो स्वेलविंग के दौरान ये जो टर्म्स यूज़ होंगी ये आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। क्या कहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे फेरेंक्स जो है वो एंड होती है, आपकी ये नाली स्टार्ट हो जाती है जिसको सांस की नाली कहते हैं, ठीक है। और ये नाली स्टार्ट हो जाती है जिसको ईसोफेगस या खुराक की नाली कहते हैं। जो आपकी सांस की नाली है, इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है इसको लैरेंक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये पिछली क्लासेस में आप पढ़ भी चुके होंगे। लैरेंक्स का टॉप का पोर्शन, टॉप की जगह जो बिल्कुल स्टार्ट में इसकी जगह है, इसको क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर आपको एक फ्लैप सा दिखता है जो कि कार्टिलेज का यानी नरम हड्डी का बना हुआ होता है, इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एपिग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस है, ये लैरेंक्स है, और उसके बाद ट्रेकियस स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर सी शेप कार्टिलेजेस पाई जाती हैं। और ये फ्रंट पे है, ठीक है। आपकी गर्दन के अंदर, आपकी नेक के अंदर ये फ्रंट पे है। बैक पे आपकी खुराक की नाली पाई जाती है, ठीक है, जिसको ईसोफेगस कहते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं स्वेलविंग का प्रोसेस। स्वेलविंग के प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें क्या कहते हैं, द टंग मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ ड्यू टू इट द बोलस इज फोर्स टू द बैक ऑफ द कैविटी। देखें क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो आपका स्टेप है इसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो टंग है वो ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से आपका जो बोलस है उसको बैक ऑफ द माउथ यानी पीछे की तरफ जो है वो भेजा जाता है। यानी क्या होता है कि आपकी टंग ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से बोलस जो है उसको पीछे की तरफ पुश कर दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, माउथ के अंदर जो टंग है वो अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेगी बोलस को पीछे की तरफ पुश करने के लिए, ठीक है।
सेकंड स्टेप जो है वो देखें। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या कहते हैं, द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग पुशेज द सॉफ्ट पैलेट अप, दीज मूवमेंट क्लोज द पैसेज बिटवीन नेजल कैविटी एंड फेरेंक्स। अब देखें यहाँ पे जैसे ही बोलस नीचे की तरफ आएगा, अब यहाँ पे उसको नेजल कैविटी भी दिख रही है और नीचे की तरफ दो ओपनिंग भी दिख रही हैं। जाहिर है बोलस को नहीं पता, बोलस को जहाँ पे ओपनिंग नज़र आएगी उसने तो वहीं पे जाना है, तो ऊपर की ओपनिंग को बंद कर दिया जाता है ताकि जो बोलस है वो ऊपर जाके नेजल कैविटी के अंदर ना चला जाए, वो नीचे की तरफ मूव करके आए। तो उसको कैसे बंद किया जाता है कि आपकी टंग जब पीछे की तरफ मूव करती है वो सॉफ्ट पैलेट को ऊपर की तरफ धकेल देती है, जिसकी वजह से आपकी नेजल कैविटी बंद हो जाती है। अब आपकी नेजल कैविटी देखें, यहाँ पे आपको ये नेजल कैविटी बंद दिख रही है, तो जब नेजल कैविटी बंद हो जाएगी तो बोलस को अब सिर्फ आगे सामने जो है वो दो रास्ते नजर आ रहे हैं, तो वो नीचे की तरफ जो है वो मूव करके आएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड स्टेप के अंदर क्या कहते हैं। थर्ड स्टेप में क्या कहते हैं, एट द सेम टाइम द लैरिंक्स मूव अपवर्ड एंड द लोअर द एपिग्लॉटिस, जिसको फ्लैप ऑफ कार्टिलेज भी कहते हैं, एंड क्लोजेज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, यहाँ पे समझे डायग्राम के अंदर मैंने आपको पिछले डायग्राम के अंदर ये स्ट्रक्चर्स के नेम बताए हैं, वही माइंड में लाएं। ये क्या था, ये लैरिंक्स, ये ट्रैकिया, ठीक है, ये ग्लॉटिस और ये एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं, जैसे ही बोलस नीचे की तरफ आने लगता है, अब बोलस जो है खुराक की नाली में यहाँ पे जाए, सांस की नाली में ना जाए, इसके लिए क्या किया जाता है कि जो लैरिंक्स है वो अपवर्ड मूव करता है और इसके अलावा जो एपिग्लॉटिस है, ये जो फ्लैप है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा। जब ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपकी खुराक की नाली है वो ओपन रहेगी और जो आपकी सांस की नाली है वो बंद हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें बोलस जब नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे इसको बंद कर दिया है। कैसे बंद हुई है कि आपका जो ग्लॉटिस है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और जो एपिग्लॉटिस था वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ताकि ये ओपनिंग जो है वो बंद हो जाए। तो ओपनिंग यहाँ पे बंद हो जाएगी, जस्ट एक ओपनिंग अब बोलस को दिख रही है नीचे की तरफ, तो वो जो है यहाँ पे ईसोफेगस की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या कहते हैं, फोर्थ स्टेप, इन दिस वे बोलस पासिस ओवर द ट्रैकिया एंड इंटर ईसोफेगस। हाँ, तो लास्ट स्टेप में क्या कहते हैं कि जो बोलस है वो ट्रैकिया के ऊपर से गुजर के किसके अंदर चला जाएगा, ईसोफेगस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यानी ये ट्रैकिया ईसोफेगस ये यहाँ से इसके ऊपर से गुजर के यहाँ पे किसके अंदर आ जाएगा, ईसोफेगस के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका स्वेल्विंग का प्रोसेस है, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, तो आपने इसको अच्छे से करना है कि स्वेल्विंग के प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट स्टेप आपने क्या पढ़ा, टंग ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ मूव करेगी। सेकेंड स्टेप आपने क्या पढ़ा कि सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ मूव करके जो है वो नेजल कैविटी को बंद कर देगी। थर्ड स्टेप में आपने क्या पढ़ा कि आपका जो ग्लॉटिस है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और जो एपिग्लॉटिस है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ताकि ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को बंद कर दिया जाए। और फिर फोर्थ स्टेप में आपने क्या पढ़ा कि फिर बोलस जो है जब उसको ये रास्ता बंद मिलेगा तो वो वहाँ से उसके ऊपर से गुजर के कहाँ पे चला जाएगा, ईसोफेगस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है ईसोफेगस। अब ये जो है आपकी बुक के अंदर भी ये डायग्राम दी हुई है स्वेल्विंग की, आप उसको भी देख लीजिएगा। देखें ईसोफेगस में क्या कहते हैं, ईसोफेगस क्या है जिसको आप जो है उर्दू में खुराक की नाली भी कहते हैं। ईसोफेगस इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब दैट एक्सटेंड बिटवीन द फेरेंक्स एंड द स्टमक। ये एक ओपनिंग है या ट्यूब है जो कि कहाँ से, फेरेंक्स के बाद से स्टार्ट होती है और स्टमक तक जाती है। ठीक है, देखें कहाँ से स्टार्ट होगी, ये आपकी जो है ईसोफेगस यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होके ये स्टमक तक जाएगी। ये जो सारी नाली है इसको क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। अब खाने ने यहाँ से मूव करके जाना है, जो खाना आपने खाया है। इसकी लेंथ बताई हुई है, इट इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये आपका MCQs बन सकता है, तो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। द फूड मूव डाउन थ्रू द ईसोफेगस टू द स्टमक बाय पेरिस्टालिसिस। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि खाना जो है वो ईसोफेगस के अंदर कैसे मूव करके आता है, एक प्रोसेस होता है पेरिस्टालिसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से समझ भी लें। मैं आपको समझा भी देती हूँ क्या है ये पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस के ज़रिए से मूव करके कहाँ तक आएगा, स्टमक तक आएगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, the exit of the food from the esophagus to the stomach is controlled by the lower esophageal sphincter or cardiac sphincter, जिसको अच्छा ये cardiac sphincter की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, डायग्राम में देखें कि
खाना जब यहाँ पे ईसोफेगस के अंदर मूव करके आ रहा है, यहाँ से मूव करके वो नीचे की तरफ आएगा और अब उसने स्टमक के अंदर जाना है, तो यहाँ पे एक रिंग की फॉर्म में मसल्स पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। देखें ये स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा है यानी हार्ट वाली साइड पे है, तो इस पोर्शन को यहाँ पे यानी आप यूँ समझिए कि एक गेट सा लगा हुआ है, ये जो गेट है इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। और जो स्टमक के एंड पे एक और गेट लगा हुआ है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है, उसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये जब आप स्टमक की स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब भी डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या कहते हैं कि आपका खाना फेरेंक्स से ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से अब वो स्टमक के अंदर जाएगा कार्डियक स्फिंक्टर से गुजर के। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, अब आपको ईसोफेगस के फंक्शन बताए हुए हैं। डाइजेशन वी स्टार्ट इन द ओरल कैविटी, कंटिन्यू इन द ईसोफेगस। आपने ओरल कैविटी के अंदर पढ़ा था कि डिफरेंट किस्म के इमाइलेज एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कर रहे होते हैं वो जो है रिलीज होते हैं, तो वो डाइजेशन अभी भी जारी होगी, यानी वो ईसोफेगस के अंदर भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन ईसोफेगस खुद कोई भी एंजाइम स्क्रीट नहीं करता, यानी जस्ट जो एंजाइम ओरल कैविटी के अंदर स्क्रीट हुए हैं वही यहाँ पे खुराक के ऊपर उसको डाइजेस्ट करने में रोल प्ले कर रहे हैं। ईसोफेगस खुद कोई भी जो है एंजाइम रिलीज नहीं करता, इसका काम सिर्फ क्या है, ओरल कैविटी से खुराक को कहाँ तक, स्टमक तक पहुँचाना। बाकी की जितनी भी डाइजेशन वगैरह है वो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर होगी। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे जो खाना मूव करके जा रहा है वो कैसे मूव करता है, दो तरह की मूवमेंट होती है। एक मूवमेंट जो कि ईसोफेगस के अंदर चल रही होती है जिसको पेरिस्टालिसिस बोलते हैं, और दूसरी मूवमेंट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो रही होती है जिसको सेगमेंटेशन कहते हैं। ये दो तरह की मूवमेंट जो है इस पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर चल रही होती हैं। तो सबसे पहले पेरिस्टालिसिस देखते हैं। पेरिस्टालिसिस की सबसे पहले डेफिनेशन देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छे से करना है। द प्रोसेस इन विच अ वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल इन फ्रंट ऑफ फूड इज फॉलोड बाय द वेव ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स बिहाइंड द फूड प्रोपेल द मास ऑफ द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या कहते हैं, यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझें। आपका ये जो ईसोफेगस है इसके अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं, एक सर्कुलर मसल्स और एक जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि पेरिस्टालिसिस कैसे होती है कि जहाँ पे बोलस मौजूद है वहाँ पे मसल्स जो है वो क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। ठीक है, और जब बोलस को आगे भेजना है यहाँ पे बोलस के पीछे यानी यहाँ पे मसल्स जो है वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो खाने को कहाँ पे पुश करेंगे, आगे की तरफ। अब बोलस यहाँ पे आ चुका है, अब क्या होगा, अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे ताकि खाने को और आगे की तरफ भेजा जाए, तो ये मसल जो है यहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और अगले जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरह की वेव की फॉर्म में, यानी पहले मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, खाने के पीछे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ताकि खाने को पुश करके आगे की तरफ भेजें, और जहाँ पे खाना या बोलस मौजूद होगा वहाँ पे रिलैक्स होंगे। तो ये वेव की फॉर्म में जो है एक मूवमेंट हो रही होती है आपकी ईसोफेगस के अंदर, जिसको क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस। कि रिलैक्स्ड मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स, रिलैक्स मसल्स, ये सारे जो है ये इस फॉर्म में आपके बॉडी के अंदर जो है चेंजेस हो रही होती हैं। देखें क्या कहते हैं, दोबारा से देखें। The process in which a wave of relaxation of circular muscle in front of food is, यानी खाने के आगे मसल्स रिलैक्स होंगे ताकि वहाँ पे खाना आ सके, और नेक्स्ट क्या कहते हैं, फॉलोड बाय द वेव ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स बिहाइंड द फूड। लेकिन खाने के पीछे यानी बोलस के पीछे जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे ताकि आप उस खाने को, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो पुश करेगा आगे की तरफ, तो खाना जो है प्रोपेल यानी पुश करना आगे की तरफ जाएगा, वो मैस या वो बोलस जो है डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर आगे की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इट इज़ अ रिथमिक सीक्वेंस ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन अ स्मूथ मसल्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। और ये जो मूवमेंट है ये एक सीक्वेंस में हो रही होती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट मसल्स जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो रिलैक्स होंगे, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर रिलैक्स होंगे, यानी एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ जो है इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर चल रही होती है। अच्छा, एक और चीज़, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको एलिमेंट्री किनाल भी बोलते हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर कभी इसको एलिमेंट्री किनाल बोल रहे होंगे, कभी इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोल रहे होंगे और कभी इसको डाइजेस्टिव ट्रैक बोल रहे होंगे, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये तीनों चीज़ें एक ही पूरे ट्रैक की, यानी ऑरल कैविटी से लेकर एनस तक जो पूरा ट्रैक है इसको बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो है सेगमेंटेशन। मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा होता है। जो आपकी पेरिस्टालिसिस है उसमें क्या होता है, खाने को आगे की तरफ भेजा जाता है। पेरिस्टालिसिस में खाने को आगे की तरफ भेज रहे होते हैं, लेकिन जो आपकी सेगमेंटेशन का प्रोसेस है उसमें जस्ट वहीं पे खाना जो है वो मूव कर रहा होता है इंटेस्टाइन के अंदर। कैसे, डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपके पास डायग्राम है। इस डायग्राम में देखें, पेरिस्टालिसिस यहाँ पे हो रही थी। पेरिस्टालिसिस में यहाँ पे बोलस मौजूद था, उसको आगे भेज दिया, फिर उसको आगे भेज दिया। कब तक, जब तक वो स्टमक में नहीं पहुँच जाता। ये सारी मूवमेंट पेरिस्टालिसिस कहलाती है। लेकिन जैसे ही स्टमक से खाना निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपने देखी भी होगी डायग्राम में, वो आपको इस तरह से छोटे छोटे पोर्शंस की तरह से दिखते हैं। ये क्यों होते हैं, ये जो सेगमेंट से बने होते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की स्क्रीशंस हो रही होती हैं, एंजाइम स्क्रीट हो रहे होते हैं। तो वो जो खाना ऊपर से आ रहा है वो एंजाइम के साथ अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो जाए, इसके लिए जो है यहाँ पे एक स्पेशल किस्म की मूवमेंट हो रही होती है मसल्स की, जिसको क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। ये सारी मूवमेंट खाने को आगे भेजने के लिए नहीं हो रही, खाने के अंदर एंजाइम्स को मिक्स करने के लिए हो रही है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है। इसको क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। ठीक है, तो पेरिस्टालिसिस को और सेगमेंटेशन को मिक्स नहीं करना। पेरिस्टालिसिस क्या है, खाने को आगे भेजने के लिए हो रही है, लेकिन जो सेगमेंटेशन है वो क्यों हो रही है, ताकि उसके अंदर जो स्क्रीशंस हो रही हैं इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर, वो खुराक के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और एंजाइम उस खाने पे अच्छे से काम कर सकें। सेगमेंटेशन का देखें। The small and large intestine have a ring of smooth muscles which contract and relax repeatedly। कि इसमें भी क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, और इनका काम क्या होता है, दीज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्रिएट अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इन अ सेम प्लेस। कि एक ही जगह पे खाने को आगे पीछे, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे भेज रहे होते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस भी आप कह सकते हो, इसका फंक्शन भी कह सकते हो कि ये क्यों सेगमेंटेशन हो रही होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है, दिस मूवमेंट मेक्स अ फूड विद द डाइजेस्टिव सिक्रीशन एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन। कि ये जो आपकी मूवमेंट सेगमेंटेशन की हो रही है, ये क्यों हो रही है, ताकि जो एंजाइम इस इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हो रहे हैं वो खाने के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, और जितनी भी अब्जॉर्प्शन होनी है वो अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। आपकी बुक के अंदर भी ये सारी डायग्राम की फॉर्म में दी हुई है, आप अच्छे से इस डायग्राम को देख भी लीजिएगा। और बच्चे, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी डायग्राम्स आपकी आ रही हैं, आपने हर डायग्राम को कम से कम 2 से 3 बार बनाना है, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट देखें, आपका जो है एक डिसऑर्डर, या आप यूँ कह सकते हैं कि डिजीज़ बताई हुई है, जिसको एंटी पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। एंटी पेरिस्टालिसिस क्या है, एंटी का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, यानी पेरिस्टालिसिस क्या था, खाने को नीचे की तरफ लेके आती है। ठीक है, यानी ईसोफेगस से स्टमक की तरफ लेके आ रही है। एंटी पेरिस्टालिसिस क्या है, कि खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में ले जाएगी, स्टमक से ऊपर जो है ईसोफेगस में ले जाएगी, ईसोफेगस से दोबारा माउथ, और माउथ से आप बाहर, यानी वोमिटिंग की जो कंडीशन है वो आप कह सकते हो। ये क्यों होता है, अगर आपके जो है खाने के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह है, या आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से बॉडी आपकी जो है उस खाने को बाहर निकाल देती है। वो बाहर निकालने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट होती है, जिसको एंटी पेरिस्टालिसिस कहते हैं। एंटी पेरिस्टालिसिस यानी पेरिस्टालिसिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। देखें क्या कहते हैं, ओकेजनली अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में रिवर्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड एंटी पेरिस्टालिसिस। और इसका काम क्या होता है, पुशेज फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन बैक इनटू द स्टमक। ये क्या करती है, देखें डायग्राम के अंदर आप देखें, एंटी पेरिस्टालिसिस में आपने क्या पढ़ा था कि यहाँ से खाना यहाँ से मूव करके यहाँ तक आता है। एंटी पेरिस्टालिसिस में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस जाएगा स्टमक के अंदर, स्टमक से वापस जाएगा किसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस से वापस जाएगा माउथ के अंदर, और माउथ से आप वोमिटिंग की फॉर्म में उस खाने को बाहर निकाल देते हो। इसको क्या कहते हैं, एंटी पेरिस्टालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, हंगर पैंग्स। हंगर पैंग्स क्या कहते हैं, कि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और आपने कुछ भी नहीं खाया होता, तब आपके जो है ना एक अनकंफर्टेबल सी कंडीशन फील होती है। जैसे आप कहते हो कि आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हंगर पैंग्स कहते हैं। हंगर पैंग्स क्या है, देखें, हंगर पैंग्स आर अनकंफर्टेबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट
विच इज़ कॉज बाय लो ग्लूकोज लेवल, कि जब आप खाना नहीं खा रहे होते हो, आपको खाना खाए हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो आपकी बॉडी आपको बताने के लिए कि अब ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो गया है, आपने खाना खाना है, तो वो एक मूवमेंट शो करती है जिसको क्या कहते हैं, हंगर पैंग्स कहते हैं। और ये तकरीबन जो है हंगर पैंग्स आपको कब फील होते हैं, जो आपने पहला खाना खाया था उसको खाए हुए आपके 12 से 24 घंटे अगर हो जाएं, तो आपको हंगर पैंग्स या जो है वो फील होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोगों के अंदर ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़ाहिर है आपका मेटाबॉलिक रेट पे डिपेंड करता है। जिनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज़्यादा तेज़ होता है तो उनको जल्दी जो है हंगर पैंग्स फील होना शुरू हो जाते हैं, और जिनका जो है वो स्लो होता है तो उनको देर से फील होता है। यहाँ पे आपका ये टॉपिक एंड होता है। बच्चे इस टॉपिक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा कि हम हंगर पैंग्स क्या होते हैं, या एंटी पेरिस्टालिसिस क्या है, या पेरिस्टालिसिस क्या है, सेगमेंटेशन क्या होती है, और इसके अलावा जो है इसमें और कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्वाल्विंग का प्रोसेस क्या होता है, ईसोफेगस क्या होती है, ईसोफेगस की लेंथ वगैरह वो सारी स्ट्रक्चर वगैरह आपने बता देनी है। और इसके अलावा जो है आप फेरेंक्स के बारे में बता दोगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपने अच्छे से कर लेने हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी चीज़ की समझ नहीं है, आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका टॉपिक स्टमक है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।